हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो उनका सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है उसकी सीरीज में हम सेकंड चैप्टर को देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप पीछे की वीडियोज आप देख सकते हैं और ऐसे ही और वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के सभी चैप्टर्स के वीडियो यहाँ पर कवर कराए जाएंगे, तो इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सरल प्रतिबल तथा विकृति, जो सेकंड चैप्टर आपका है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का, वो आपका कौन सा है? सरल प्रतिबल तथा विकृति का है। तो इसमें हम डिटेल देखेंगे कि सरल प्रतिबल आपका प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होती है, और इसके बारे में पूरी डिटेल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार हम जानते हैं कि प्रत्येक पिंड अपनी विरामावस्था अथवा एक सीधी रेखा में एक समान गंतव्यावस्था को बनाए रखना चाहता है, जब तक कि उससे किसी बाह्य कारण द्वारा अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य न किया जाए। तो उदाहरण के लिए रेल पटरी पर विरामावस्था में खड़ी रेलगाड़ी आगे नहीं चलेगी जब तक कि उसे इंजन द्वारा खींचा न जाए। यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम को आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसके अनुसार ये नियम क्या कहता है कि प्रत्येक पिंड अपनी विरामावस्था अथवा एक सीधी रेखा में एक समान गंतव्य अवस्था को बनाए रखना चाहता है, जब तक कि उसे किसी बाह्य कारण द्वारा अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य न किया जाए। यहाँ पर आप देख लिए कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमें बल की संकल्पना का बोध होता है। बाह्य कारण जो पिंड को अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य करता है अथवा करने का प्रयास करता है, वही आपका बल कहलाता है। तो यहाँ से जो आपका मतलब है न्यूटन के प्रथम नियम से, कि बल को समझने के लिए हम इस नियम को समझ रहे हैं। जो न्यूटन का प्रथम नियम है आपका कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स, बाह्य कारण उसको अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जो बाह्य कारण जो होता है, जो अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य करता है उस पिंड को, तो वही जो आपका बाह्य कारण है वही आपका बल कहलाता है, यानी कि फोर्स कहलाता है, जिसके द्वारा उस पिंड की अवस्था बदलती है। तो यहाँ से हमको बल के बारे में पता चला कि बल हम किसे कहते हैं और क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बल एवं उसके प्रकार। एक लाइन में यहाँ पर देखते हैं हम बल का डिफिनीशन। यांत्रिकी के क्षेत्र में बल एक महत्वपूर्ण घटक यानी कि फैक्टर है। बल एक कारक है जो किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न करता है अथवा उत्पन्न करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए एक घोड़ा एक गाड़ी को खींचने के लिए तथा उसे गतिमान करने के लिए बल लगाता है। किसी वस्तु को ऊपर फेंकने के लिए उस पर बल लगाया जाता है। बल के द्वारा कार्य किया जाता है। किसी बल के बारे में पूर्ण रूप से जानने के लिए हमें बल का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, उसकी दिशा डायरेक्शन, उसकी क्रिया बिंदु पॉइंट ऑफ एक्शन तथा उसकी क्रिया रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्शन को जानना आवश्यक है। बल का संबंध पिंडों की स्थिति परिवर्तन से है, इसलिए बल एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि का मतलब क्या होता है कि स्थिति बल का जो संबंध होता है पिंडों की स्थिति परिवर्तन से, यानी कि इसमें आपको दिशा की और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये आपका एक बल एक सदिश राशि कहलाता है। तो बल के बारे में हम जान लिए। बल का डिटेल हम जानेंगे कि बल के प्रकार कौन कौन से होते हैं यहाँ पर। तो बल के मात्रक आपके क्या होते हैं? सबसे पहले हम मात्रक को, यूनिट्स को जान लेते हैं। तो बल के गति संबंधी द्वितीय नियम के अनुसार बल जो आपका होता है एफ, बल को हम एफ से डिनोट करते हैं, फोर्स को, या फिजिकल टू यम है। तो यम आपका क्या है? यम आपका पिंड का द्रव्यमान है, मास होता है, और ये आपका बल की दिशा में पिंड का त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है ए आपका। तो एम इजकल टू 1 kg तथा ए इजकल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एफ का मान आपका क्या हो जाएगा? 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोल सकते हैं। न्यूटन आपका होता है ये न्यूटन इजकल टू 1 kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन। तो यह फिजिकल टू यानी कि जो बल आपका होगा कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन हो जाएगा। तो बल की जो यूनिट होगी आपकी क्या हो गई यहाँ पर? न्यूटन हो गई। यहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसमें बदल गया? न्यूटन में बदल गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं मीट्रिक प्रणाली में बल की जो इकाई होती है, यूनिट होती है किलोग्राम, बल होती है केजीएफ, 1 kgf, परंतु इसे केजी लिखा जाता है।
यूनिट तो होती है केजीएफ, लेकिन इसको हम केजी लिखते हैं, तथा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन होती है। तो मीट्रिक प्रणाली में बल की इकाई क्या हो गई, केजी हो गई, और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में आपकी बल की इकाई क्या हो गई, न्यूटन हो गई, जिसे हम कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं न्यूटन को। तो इस तरीके से ये आपका बल का यूनिट्स हो गया। 1 kg बल का वह परिमाण है जो 1 kg द्रव्यमान के पिंड में 9.8067 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यानी कि 9.806 या 9.81 गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो जो आपका गुरुत्वीय त्वरण ए होता है उसका क्या मान है, सॉरी जी जो आपका होता है, जी का मान आपका होता है 9.81, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो आपका होता है 9.81 होता है। तो 1 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन हम किसको बोलते हैं, 1 न्यूटन जो बल आपका है, बल का वह परिमाण है जो 1 kg द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आपका उत्पन्न करता है। तो 1 kg बल आपका कितने के बराबर हो गया, 9.807 न्यूटन बल, जिसको हम 10 न्यूटन भी लिख सकते हैं लगभग। तो वह बल जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, उसको हम एक डाइन कहते हैं। वो एक डाइन कहलाता है। सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है डाइन होता है। तो ये आपको पता है, एक डाइन इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप सारे पॉइंट याद रखेंगे। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 10/5 डाइन, यानी कि एक स्थिन आपका 10/3 न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये हम लिख सकते हैं। और भी इसको चेंज करने के लिए अगर आपसे पूछे, आपके एग्जाम न्यूमेरिकल में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1000 न्यूटन होता है, और 1 किलो न्यूटन में आपके 100 kg होते हैं। तो अगर केजी में चेंज करना है किलो न्यूटन को, तो 100 kg हो जाएगा, और न्यूटन में चेंज करना है तो आपका 1000 न्यूटन हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में ये सारे काम आते हैं। जो यूनिट चेंज करना होता है, एक जो यमन होता है 10⁶ न्यूटन के बराबर होता है, या फिर 10⁵ kg के बराबर होता है। इसी तरह से 1 टन आपका 1000 kg के बराबर होता है, या फिर 10⁴ न्यूटन या 10 किलो न्यूटन के बराबर होता है। एक जो पास्कल आपका होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक MPa मेगा पास्कल जो आपका होता है 10⁶ पास्कल के बराबर, या 1 mn पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और एक GPa जो आपका होता है गीगा पास्कल जो आपका होता है 10⁹ पास्कल के, या फिर 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर के। तो ये सारी यूनिट आप ध्यान रखिएगा कैसे हम चेंज करते हैं, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बलों के प्रकार। जो टाइप्स ऑफ फोर्स हैं वो कौन कौन से हैं, बलों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो बल आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका, ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है, जो बलों के प्रकार होते हैं आपके। तो संकेंद्रित बल अथवा बिंदु बल, जो आपके कंसंट्रेटेड पॉइंट होते हैं, फोर्स होते हैं, या फिर पॉइंट फोर्स होते हैं, या फिर इसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स भी बोलते हैं। तो आपके इसमें कौन कौन से हो गए, संकेंद्रित बल अथवा बिंदु बल, एक आपके जो भी आपका सेंटर्ड कंसंट्रेटेड पॉइंट हो गया संकेंद्रित बल, और बिंदु बल आपका हो गया पॉइंट फोर्स। दूसरा आपका इसमें संवितरित बल भी होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स जिसको हम बोलते हैं, ये आपका बल हो गया। दूसरा पॉइंट आपका है कारक तथा प्रतिकारक बल, यानी कि एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेज। और तीसरा आपका है तनाव तथा संपीड़न बल, यानी कि टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेज। तो बल आपके 3 प्रकार के यहाँ पर हो गए। तो सबसे पहले हम जानेंगे संकेंद्रित बल अथवा बिंदु बल क्या होता है आपके, तो यानी कि कंसंट्रेटेड और पॉइंट फोर्स आपका क्या होता है, और संवितरित बल किसे बोलते हैं। तो दोनों पॉइंट हम जानेंगे। तो पहला आपका संकेंद्रित बल है, पॉइंट आपका फोर्स सेंटर कंसंट्रेटेड फोर्स आपका है, और पॉइंट फोर्स भी उसको बोलते हैं। तो जो बल अथवा भार पिंडों के किसी बिंदु विशेष पर क्रिया करता हुआ अथवा इस पर संकेंद्रित माना जा सके, तो ऐसे बल को बिंदु बल अथवा संकेंद्रित बल कहते हैं। इनको प्रायः अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे P, F, W आदि। इसको अगर हम डिनोट करेंगे संकेंद्रित बल को कहीं पर भी, तो इसको हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। और इनके मात्रक न्यूटन, KGF, टन होते हैं। ये ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज अथवा नत भी हो सकते हैं। ये आपके वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। जो फिगर में आपका दिखाया गया है, बिंदु बल आपका P1, P2, P3 बिंदु C, D तथा E पर कार्यरत दिखाए गए हैं। तो फिगर की मदद से हम देखेंगे। पहले हम कंसंट्रेटेड फोर्स को या पॉइंट फोर्स को देखते हैं। तो ये आपका है कंसंट्रेटेड फोर्स, यानी कि कोई भी बीम है और इस पर आपका लोड लग रहा है। जैसे आपका एक लोड दिखाया गया P1, P2
और एक P3। तो आपका ये आपका वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। तो यही जो आपका पॉइंट फोर्स है आपका, एक पॉइंट पे लगता है जो बल, उसी को हम पॉइंट फोर्स या कंसंट्रेटेड फोर्स भी बोल सकते हैं। तो एक पॉइंट पे ये बल लग रहा है, तो इस तरीके से इस जो ये जो बल आपका कंसंट्रेटेड या पॉइंट फोर्स कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है जो संवितरित बल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो फोर्स है। तो जो बल अथवा भार पिंड की कुछ अथवा पूरी लंबाई पर समान रूप से बटा हुआ माना जाता है, ऐसे बल अथवा भार को हम संवितरित बल कहते हैं। इनको प्रायः स्मॉल w प्रति एकांक लंबाई से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 5 किलो न्यूटन पर मीटर। इसकी इकाई न्यूटन पर मीटर या टन पर मीटर होती है। फिगर में हम देखेंगे कि एक धरन पर संवितरित भार दिखाया गया है। तो ये किसी बीम की पूरी लंबाई पे या कुछ लंबाई पे समान रूप से ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसी को हम संवितरित भार बोलते हैं। जैसे आपका एक बीम है और इस बीम पे पूरी बीम पे आपका ये बल लगा हुआ है, तो इस तरीके से ये संवितरित है, पूरी लंबाई पे ये फैला हुआ है, या फिर कुछ लंबाई पे भी हो सकता है थोड़ी दूर। तो इस तरीके से हम जो बल होता है आपका, वो आपका संवितरित बल आपका कहलाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स कहलाता है। इसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, जो इस पे फोर्स लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कारक तथा प्रतिकारक बल, जो आपका एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेज होते हैं। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे आपका देख रहे हैं इधर F2 F1 लगा हुआ है। तो जब दो पिंड A तथा B एक दूसरे के ऊपर बाह्य बल लगाते हैं, तो संतुलन के लिए पिंड A द्वारा पिंड B पर लगाया गया बल F1 जो क्रिया दे रहा है, हमेशा पिंड बी द्वारा पिंड ए पर लगाया गया बल F2 प्रतिक्रिया के बराबर अथवा विपरीत दिशा में होगा। तो इसके बराबर होगा, लेकिन इसकी जो दिशा होगी विपरीत होगी। जो न्यूटन का तीसरा नियम है, इसको इसके आधार पर ये है। तो इसमें क्या है, F1 = F2 के बराबर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तनाव तथा संपीड़न बल। जब किसी पिंड पर किसी बल के कारण खिंचाव उत्पन्न किया जाता है, तो वह बल तनाव बल कहलाता है। जब किसी पिंड पर किसी बल के कारण जब खिंचाव होता है, तो वह बल आपका तनाव कहलाता है। तनाव बल के कारण पिंडों यानी कि ध्रुव पिंडों को छोड़कर इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तनाव बल जब लगेगा तो लंबाई में वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए कोई ये पिंड है, इस पर हम दोनों तरफ से इसको खींच रहे हैं, तो इसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस तरीके से तनाव बल के कारण खिंचाव होता है। तो ये आपका तनाव बल हो गया। कोई भी पिंड है और उस पर हम अगर दोनों तरफ से इसको खींच रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ये तनाव बल लगा रहे हैं, तो इसकी लंबाई कुछ बढ़ जाएगी। संपीड़न बल किसे कहते हैं, जो कोई पिंड है और इस पर हम दोनों तरफ से इसको फोर्स लगा रहे हैं। एरो को देखिएगा आप, तो इस पिंड पर फोर्स हम लगा रहे हैं इधर की तरफ, और इस इधर से इधर की तरफ लगा रहे हैं, तो इसको संपीड़न बल बोलते हैं। और इसमें जो होगी इसकी लंबाई घट जाएगी किसी भी पिंड की संपीड़न बल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब किसी पिंड पर बल लगाकर दबाव उत्पन्न किया जाता है, तो वह बल संपीड़न बल कहलाता है। संपीड़न बल के कारण दृढ़ पिंडों को छोड़कर इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई में कमी हो जाती है। तो यहाँ पर दिखाया गया तनाव बल और यहाँ पर दिखाया गया संपीड़न बल। इसमें फोर्स हम इधर से और इधर से दोनों तरफ से खींच रहे हैं इसको, तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, और इसमें हम दबा रहे हैं दोनों तरफ से, तो इसकी लंबाई क्या होगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बोझ या भार की संकल्पना। कंसेप्ट ऑफ जो लोड है क्या होता है, तो सभी मशीनें अथवा ढांचे जैसे भवन, पुल, क्रेन एवं वायुयान इत्यादि अनेक अंगों या अवयवों को इस प्रकार संयोजित करके बनाई जाती है कि वे बाह्य बलों को सहन कर सके तथा किसी लाभकारी उद्देश्य की पूर्ति भी कर सके। इन मशीनी अंगों अथवा अवयव यानी कि मेंबर्स पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के बलों को बोझ कहते हैं। पुल पर स्वयं का एवं गाड़ी का भार, नींव पर दीवार तथा चिनाई आदि का भार, क्रेन द्वारा उठाया गया बोझ, इंजन के पिस्टन पर भार जो आपका भाप आता है, अथवा गैसों का दाब, बल तथा इंजन क्रैंक शाफ्ट को घुमाने का बल आदि बोझ या भार के उदाहरण हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बोझ भी यानी कि जिसको हम लोड बोलते हैं, बल की भांति ही किसी भी दिशा में क्रिया कर सकता है तथा बल के समान ही इसकी इकाई अंतर्राष्ट्रीय में न्यूटन तथा साधारण मीट्रिक प्रणाली में किलोग्राम प्रयोग की जाती है। तो ये बोझ जो आपका है एक लोड की तरह इसको हम मानते हैं। तो जो बोझ आपका होता है जिसको हम भार बोलते हैं, इसके प्रकार आपके कौन कौन से हैं, तो विभिन्न प्रकार हैं इसके। सबसे पहला आपका जो है लोड अचल तथा चल भार, डेड एंड लाइव लोड। दूसरा आपका अक्षीय तथा अनुप्रस्थ भार, एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड। तीसरा आपका है तनाव संपीड़न तथा कर्तन भार यानी कि टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शियर लोड। फिर आपका है संगठन भार यानी कि इम्पैक्ट लोड। तो सबको हम एक एक करके देखेंगे।
पहला आपका है अचल तथा चल भार। तो ये क्या होते हैं? अचल भार जो डेड लोड्स होते हैं, जो भार सदैव अपना मान बदले बिना कार्य करते हैं तथा जिनकी क्रिया स्थिति भी निश्चित होती है, अचल भार कहलाते हैं। जैसे ढांचे के अवयवों का भार, मशीन का स्वयं का भार, खंभों पर केबलों का भार आदि। सामान्यतः अचल भार एक नियत बिंदु पर ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करते हैं। इनको स्थायी भार या संकेंद्रित भार भी कहा जाता है। तो ये आपके डेड लोड हो गए। दूसरा आपका लाइव लोड है। चल भार किसी ढांचे या संरचना पर स्थायी रूप से कार्य नहीं करते। इनका मान तथा क्रिया बिंदु स्थिर नहीं रहते हैं। जैसे किसी पुल पर, रेलगाड़ी आदि भवनों में मनुष्यों, सामान, फर्नीचर आदि, रेलगाड़ी में चलते फिरते व्यक्ति, ट्रस पर वायु का बल, छतों पर बर्फ का भार इत्यादि। तो वे भार जो किसी एक बिंदु पर न लगकर समान रूप से वितरित होते हैं, समान वितरित भार यानी कि यूडीएल कहलाते हैं। तो अभी हम देखते हैं अचल भार आपका क्या होता है, यानी कि जो भार स्थायी रूप से लगते हैं, एक ही जगह स्थिर होते हैं। तो आपके जैसे मशीन के स्वयं का भार, ढांचे के अवयव का भार, खंभे पर केबलों का भार, तो ये आपका स्थिर रहता है एक जगह, ये कहीं वहाँ से आपका मूव नहीं करता है। तो इस तरह की लोड को हम डेड लोड बोलते हैं। और जो लाइव लोड्स होते हैं वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जैसे जो आपका मकान है उसमें जो मनुष्य हैं उनका भार, यानी कि मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इस तरीके से किसी पुल पर रेलगाड़ी का भार, यानी कि किसी पुल से रेलगाड़ी अगर गुजरती है तो हमेशा के लिए वहाँ खड़ी नहीं रहती है, तो कुछ देर बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो इस तरीके से जो भार होते हैं वो आपके लाइव लोड्स कहलाते हैं। जैसे घरों में फर्नीचर का भार, फर्नीचर आप एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इस तरीके से इन सब के भार को हम लाइव लोड्स बोलते हैं। और ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि वे भार जो किसी एक बिंदु पर न लगकर समान रूप से वितरित होते हैं, एक पॉइंट पे नहीं लगा, जो एक पॉइंट पे लगता है उसको पॉइंट लोड बोलते हैं, जो भी हम आगे पढ़े। और जो पूरी लंबाई पे लगता है उसको हम यूडीएल बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, आगे आपका ये काम आने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं अक्षीय तथा अनुप्रस्थ भार। एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड आपका क्या होता है? तो अक्षीय भार जो आपका है, जो भार किसी पिंड की लंबाई के अक्ष पर उनके समानांतर दिशा में कार्य करता है, अक्षीय भार कहलाते हैं। ये भार दो प्रकार से लगाए जाते हैं। पिंड की लंबाई के अक्ष से होते हुए एक केंद्रीय भार कहलाते हैं। पिंड की लंबाई के अक्ष के समानांतर कुछ दूरी पर ये उत्केंद्रित भार इसेंट्रिक लोड्स कहलाते हैं। यानी कि कोई भी पिंड है आपका यहाँ पर, तो इसकी लंबाई, ये जो आपका इस पर ट्रांसवर्स फोर्स जो लगाया गया इस तरीके से, तो इसको हम सेंटर लोड्स यानी कि सेंटर लोड बोलते हैं। इसके सेंटर पे लोड लगा हुआ है, या फिर इसके साइड में भी लग सकता है। जब साइड में लगता है तो इसको हम इसेंट्रिक लोड बोलते हैं, और जब बिल्कुल इसके सेंटर पे लगेगा तो उसको हम सेंट्रल लोड बोलेंगे। तो इसी को हम अक्षीय भार यानी कि एक्सियल लोड बोलते हैं। अनुप्रस्थ भार क्या होता है? जो भार पिंड की लंबाई के लंब दिशा में अर्थात अनुप्रस्थ काट के तल में कार्य करते हैं, अनुप्रस्थ भार कहलाते हैं। अक्षीय भारों को सीधे भार तथा अनुप्रस्थ भारों को कर्तन भार भी कहा जाता है। तो यहाँ से इनके दूसरे नाम भी आप याद रखिएगा कि जो अक्षीय लोड है उसको हम डायरेक्ट लोड भी बोलते हैं, और जो आपकी ट्रांसवर्स लोड है उसको हम शियर लोड भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तनाव, संपीड़न तथा कर्तन भार। ये आपके क्या होते हैं? तो टेंसाइल लोड जो होता है वह भार है जो अवयव को खींचने का प्रयास करता है। तनाव भार के कारण अवयव की लंबाई में वृद्धि हो सकती है। तो अभी आपको बताया गया, ये फिगर में आप देख सकते हैं कि ये किसी भी पिंड को खींचने का काम करे, ये इधर और ये इधर, तो इस भार को हम तनाव भार बोलते हैं। जो संपीड़न भार होते हैं वो दबाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस अवयव को ये फोर्स लगा रहे हैं दोनों तरफ से, तो इसकी लंबाई में कमी होगी, तो इसको हम संपीड़न भार, कंप्रेसिव लोड बोलते हैं। यह वह भार है जो किसी अवयव को दबाने का प्रयास करता है। संपीड़न भार के कारण अवयव की लंबाई घट सकती है। तनाव तथा संपीड़न भारों को सीधे भार भी कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट लोड भी बोलते हैं। और फिगर में इनको दिखाया गया है कि कौन सा, ये तनाव भार आपका है और ये आपका संपीड़न भार है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कर्तन भार आपका क्या होता है? शियर लोड क्या किसे कहते हैं? तो कर्तन भार या अनुप्रस्थ भार किसी अवयव की लंबाई की अक्ष के लंब रूप क्रिया करते हैं। किसी अवयव की लंबाई की अक्ष के लंब रूप क्रिया करते हैं शियर लोड। इसे रिवेट जोड़ की सहायता से समझा जा सकता है। तो ये आपके कर्तन भार हो गए। यहाँ पर हम देखेंगे कर्तन भार हम किसे कहते हैं। जैसे आपका ये रिवेट है, ये आपका एक प्लेट है, यहाँ पर ये प्लेट ये है, दूसरी प्लेट है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए रिवेट लगाया गया है बीच में। तो यहाँ से जब ये एक दूसरे पर, यहाँ पर ये क्रिया करेंगे, एक दूसरे पर ये फिसलने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ से यहाँ पर जो लोड लगता है उसी को हम शियर बोलते हैं। जहाँ से ये टूटती हैं उसी को, जो आपका वहाँ पर जो लोड लगता है उसको हम शियर बोलते हैं, कर्तन बोलते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिवेट में शियर आपका यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसी लोड को हम शियर लोड बोलते हैं।
कर्तन भार या अनुप्रस्थ भार किसी अवयव की लंबाई की अक्ष के लंबरूप क्रिया करते हैं और इसे रिवेट जोड़ की सहायता से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं संगठन भार यानी कि इम्पैक्ट लोड। क्या होता है? वे भार जो किसी अंग या अवयव पर सहसा ही लगाए जाते हैं, यानी कि अचानक लगाए या हटा लिए जाते हैं, तो संगठन भार कहलाते हैं। जैसे क्रेन से चेन से लटके भार का चेन टूटने पर उसके प्लेटफॉर्म पर गिरना, किसी पिंड पर हथौड़े से चोट मारना आदि। यानी कि कोई भार जो अचानक से लगाया जाता है उसी को हम इम्पैक्ट लोड बोलते हैं। तो ये हो गए आपके लोड के प्रकार। तो इसी तरह अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे के जो भी इसमें टॉपिक बचे हुए हैं चैप्टर के। तो इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और